कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां लगभग 5000 साल पुरानी एक नगरी आज भी अपने सुनियोजित रास्तों और जल निकासी की व्यवस्था से उस सभ्यता की बुद्धिमत्ता दिखाती है। वहीं दूसरी ओर हजारों मीटर की ऊंचाई पर फैले ऐसे मैदान हैं जहां प्रकृति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। कहीं नमक की धरती के भीतर छिपी सुरंगों की दुनिया है, कहीं पहाड़ों के बीच आसमानी रंग की झील, तो कहीं ऐसी मस्जिद और किले हैं जो सदियों पुराने इतिहास को आज भी अपने भीतर संभाले हुए हैं। और इन सब के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इन्हें किसी दूसरी दुनिया की तस्वीर देखकर बनाया हो। नमस्कार, आज का सफर पाकिस्तान, जहां इतिहास, वास्तुकला, प्रकृति और इंसानी कल्पना हर पड़ाव पर अपना एक अलग रूप दिखाते हैं। बस ध्यान रखें कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्यमय सफर। नंबर 10। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में शहरों का विकास अभी शुरुआती दौर में था, सिंधु नदी के किनारे एक ऐसा नगर बस चुका था जिसकी सड़कें योजनाबद्ध थीं, घरों तक पानी पहुंचता था और गंदे पानी की निकासी के लिए व्यवस्थित नालियां बनी थीं। ये है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर जो आज भी अपने समय से कहीं आगे दिखाई देता है। आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद इसके खंडहर पहली बार 1922 में व्यवस्थित रूप से खुदाई के दौरान सामने आए। खुदाई आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई छोटा सा प्राचीन गांव नहीं, बल्कि एक विशाल और योजनाबद्ध नगरी थी। इसकी सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं और शहर को अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थित किया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में इसकी जल और स्वच्छता व्यवस्था शामिल है। यहाँ कुएं, स्नान के लिए सार्वजनिक संरचनाएं, नालियां और गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था मिली है। कई नालियां सड़सात बनाई गई थीं और घरों से निकलने वाला पानी इन्हीं व्यवस्थाओं से होकर आगे जाता था। यानी हजारों साल पहले यहाँ के लोगों ने सिर्फ घर नहीं बनाए, बल्कि पूरे शहर के लिए एक संगठित नागरिक व्यवस्था विकसित की थी। इसी परिसर में मौजूद ग्रेट बाथ सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। इसके वास्तविक उपयोग को लेकर विद्वानों ने अलग अलग संभावनाएं रखी हैं, लेकिन इसकी बनावट और जलरोधक निर्माण ये जरूर दिखाता है कि पानी इस सभ्यता के सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। मोहनजोदड़ो से मिली मोहरें और अन्य वस्तुएं ये संकेत देती हैं कि यहाँ के लोगों के दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध थे। लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक आज भी बनी हुई है। इतनी विकसित नगरीय व्यवस्था रखने वाली ये सभ्यता आखिर धीरे धीरे क्यों समाप्त हुई? इसके पतन को लेकर जलवायु परिवर्तन, नदी के रास्ते में बदलाव और बाढ़ जैसी कई संभावनाओं पर चर्चा हुई है, लेकिन किसी एक कारण को अंतिम उत्तर नहीं माना जा सकता। और आज मोहनजोदड़ो के सामने एक नया खतरा है। जमीन में मौजूद नमक और बढ़ती नमी इसकी प्राचीन ईंटों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। 2022 की भारी बारिश और बाढ़ ने भी कई हिस्सों को प्रभावित किया, जिसके बाद संरक्षण के लिए नए प्रयास किए गए। यानी लगभग 5000 साल पहले इंसानों ने जिस शहर को पानी और नालियों की समझ के साथ बनाया था, आज वही पानी इस प्राचीन शहर के अस्तित्व के लिए चुनौती बन चुका है। मोहनजोदड़ो की यही विडंबना इसे सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि समय के साथ चल रही एक असाधारण कहानी बनाती है। नंबर 9। लाहौर के किले के सामने खड़ी एक विशाल लाल पत्थर की इमारत को देखकर शायद सबसे पहले उसकी भव्यता नजर आती है। लेकिन इस मस्जिद की कहानी केवल खूबसूरत गुंबदों और ऊंची मीनारों की नहीं है। कभी ये मुगल साम्राज्य की ताकत और शाही वैभव को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण इमारत थी। ये है बादशाही मस्जिद। इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में शुरू हुआ और लगभग 2 वर्षों में 1673 में पूरा हुआ। निर्माण की देखरेख उनके पालक भाई और लाहौर के तत्कालीन गवर्नर मुजफ्फर हुसैन, जिन्हें फिदाई खान कोका भी कहा जाता था, ने की थी। मस्जिद को लाहौर किले के ठीक सामने बनाया गया ताकि ये शाही परिसर का हिस्सा और साम्राज्य की शक्ति का प्रभावशाली प्रतीक बने। इसका विशाल प्रांगण और लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला इसे दूर से ही अलग पहचान देती है। मुख्य नमाज कक्ष के ऊपर 3 बड़े सफेद संगमरमर के गुंबद हैं, जबकि चारों कोनों पर ऊंची मीनारें खड़ी हैं। बाहरी दीवारों पर सफेद संगमरमर की जड़ाई और अंदर की सजावट में नक्काशी, सुलेख और फूलों की आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन इस इमारत ने सिर्फ शाही दौर ही नहीं देखा। सिख शासन के दौरान इसका इस्तेमाल घोड़ों के अस्तबल के रूप में किया गया और बाद में ब्रिटिश काल में यहाँ सैन्य गतिविधियां भी हुईं। यानी जिस जगह को कभी मुगल साम्राज्य की धार्मिक और शाही पहचान के रूप में बनाया गया था, उसने इतिहास के बदलते दौर में बिल्कुल अलग भूमिकाएं भी देखीं। 20वीं शताब्दी में इसकी व्यापक मरम्मत और संरक्षण का काम किया गया,
जिससे मस्जिद को फिर से उसके ऐतिहासिक स्वरूप के करीब लाया गया। आज ये लाहौर की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहचान में शामिल है और पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा मानी जाती है। बादशाही मस्जिद को देखकर शायद सबसे ज्यादा यही महसूस होता है कि इमारतें सिर्फ अपने निर्माण की कहानी नहीं बताती, उनके आसपास बदलते शासक, युद्ध, सत्ता और समय की परतें भी जमा होती रहती हैं, और बादशाही मस्जिद उन सभी परतों को आज भी अपने पत्थरों में संभाले खड़ी है। नंबर 8। हुंजा घाटी के ऊपर पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जो बाहर से किसी साधारण पहाड़ी महल जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर छिपी कहानी 8वीं शताब्दी तक जाती है। ये है बाल्टित किला, जो कभी हुंजा के शासकों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के करीमाबाद में स्थित ये किला एक कृत्रिम रूप से समतल किए गए पहाड़ी हिस्से पर बनाया गया है। इसकी जगह भी संयोग से नहीं चुनी गई थी। यहां से पूरी हुंजा घाटी और आसपास के रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। यही स्थिति इसे व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाती थी। इस क्षेत्र से होकर दक्षिण और मध्य एशिया के बीच पुराने कारवां मार्ग गुजरते थे। पुरातात्विक संरक्षण के दौरान सामने आए प्रमाण बताते हैं कि किले का मूल हिस्सा एक रक्षा टावर के रूप में लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में इसमें कई हिस्से जोड़े गए और धीरे धीरे ये बहुमंजिला किले में बदल गया। यानी आज दिखाई देने वाली इमारत एक ही समय में बनाई गई संरचना नहीं, बल्कि सदियों में विकसित हुआ एक वास्तुशिल्प है। इसकी एक खास बात इसकी निर्माण तकनीक है। ये क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों वाला है, इसलिए पत्थर की दीवारों के अंदर पारंपरिक लकड़ी का ढांचा इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी और पत्थर का यह संयोजन दीवारों को अधिक स्थिरता देने में मदद करता था। इतनी कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में सदियों तक टिके रहना इस स्थानीय निर्माण ज्ञान की बड़ी मिसाल है। किले के अलग अलग हिस्सों का उपयोग भी मौसम के अनुसार बदलता था। निचली मंजिलों में भंडारण की जगहें थीं, जबकि ऊपर रहने, मेहमानों के स्वागत और शाही बैठकों के लिए कमरे बनाए गए थे। ऊपरी हिस्सों से घाटी का विशाल दृश्य दिखाई देता है। बाल्टित किले में मीर यानी हुंजा के शासक 1945 तक रहते थे। बाद में इसे संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसकी महत्वपूर्ण मरम्मत की गई। आज ये पाकिस्तान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी दर्ज है। बाल्टित किले की कहानी सिर्फ एक पुराने किले की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने सुरक्षा, मौसम, भूकंप और व्यापारिक रास्तों जैसी चुनौतियों को समझते हुए वास्तुकला को कैसे विकसित किया। आज इसकी दीवारों से नीचे दिखाई देती हुंजा घाटी शायद बदल चुकी है, लेकिन किले की ऊंचाई से उस पुराने संसार की झलक अब भी महसूस की जा सकती है। नंबर 7। कल्पना कीजिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक शांत झील, जिसके बिल्कुल किनारे हरियाली के बीच बने छोटे छोटे घर दिखाई दें। पानी इतना साफ हो कि आसपास के पहाड़ों की छवि उसमें उतरती नजर आए। पाकिस्तान के स्कर्दू क्षेत्र में मौजूद शंग्रीला रिजॉर्ट का यही दृश्य इसे देश के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थलों में शामिल करता है। ये रिजॉर्ट लोअर कचूरा झील के किनारे स्थित है। स्कर्दू जिले की कचूरा झीलें अपने साफ पानी और ऊंचे पहाड़ों से घिरे प्राकृतिक वातावरण के लिए जानी जाती हैं। सरकारी पर्यटन विभाग भी शंग्रीला झील को स्कर्दू के प्रमुख आकर्षणों में शामिल करता है। शंग्रीला नाम भी इस जगह की कल्पना को और रहस्यमय बना देता है। ये नाम जेम्स हिल्टन के प्रसिद्ध उपन्यास लॉस्ट होराइजन में वर्णित काल्पनिक, शांत और दूरस्थ स्वर्ग जैसी जगह से प्रेरित माना जाता है। हालांकि स्कर्दू का ये स्थान उस काल्पनिक दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहाड़ों के बीच इसका वातावरण इतना शांत और अलग दिखाई देता है कि नाम और दृश्य एक दूसरे से जुड़ते हुए लगते हैं। यहाँ की खासियत केवल झील नहीं है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, देवदार और अन्य पहाड़ी वनस्पतियां तथा ठंडी जलवायु मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो स्कर्दू के बाकी कठोर पर्वतीय भूदृश्य से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। झील में नौका विहार और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र में घूमना यहां आने वाले लोगों के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। शंग्रीला को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और इंसान ने मिलकर किसी शांत पहाड़ी स्वर्ग का निर्माण किया हो। लेकिन इसकी असली खूबसूरती किसी रहस्यमय शक्ति में नहीं, बल्कि उस प्राकृतिक वातावरण में है जहां एक झील, पहाड़ और हरियाली मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखने के बाद समझ आता है कि इसे पाकिस्तान का स्वर्ग जैसी उपमाएं क्यों दी जाती हैं। नंबर 6। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर बनी एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसकी 4 विशाल पंखुड़ियां दूर से ही ध्यान खींचती हैं। पहली नजर में यह सिर्फ एक खूबसूरत स्मारक लगता है,
लेकिन इसकी बनावट के पीछे पूरे पाकिस्तान की पहचान को एक प्रतीक में समेटने की कोशिश छिपी है। यह है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। शकरपड़ियां की पहाड़ियों पर स्थित इस स्मारक का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और इसे 2007 में जनता के लिए खोला गया। इसका डिजाइन वास्तुकार आरिफ मसूद ने तैयार किया था। स्मारक की 4 बड़ी पंखुड़ियां पाकिस्तान के 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि 3 छोटी पंखुड़ियां अन्य संघीय क्षेत्रों और राष्ट्रीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पंखुड़ियों का ऊपर की ओर उठता हुआ आकार केवल वास्तुशिल्प प्रयोग नहीं है, इसे पाकिस्तान के लोगों की एकता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। दिन में इसकी विशाल संरचना दूर से दिखाई देती है, जबकि शाम के समय रोशनी पड़ने पर इसका रूप और भी प्रभावशाली हो जाता है। स्मारक के अंदर मौजूद पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम इस जगह को केवल एक फोटो लेने वाली जगह नहीं रहने देता। यहाँ पाकिस्तान के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और देश के विकास से जुड़ी वस्तुएं, चित्र और प्रदर्शनियां रखी गई हैं। यानी बाहर की वास्तुकला जहां राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनती है, वहीं अंदर का संग्रहालय उस पहचान के पीछे की ऐतिहासिक यात्रा को समझाने की कोशिश करता है। इस स्मारक की जगह चुनने के पीछे भी एक खास कारण है। ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस्लामाबाद के बड़े हिस्से को देखती है और दूर से आने वाले लोगों को भी आसानी से दिखाई देती है। इसके चारों ओर खुला क्षेत्र और हरियाली इसे शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में शामिल करते हैं। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की खासियत किसी प्राचीन रहस्य में नहीं, बल्कि इस विचार में है कि एक पूरी राष्ट्रीय पहचान को पत्थर, वास्तुकला और प्रतीकों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। यही वजह है कि यह आधुनिक स्मारक पाकिस्तान की राजधानी की सबसे पहचानी जाने वाली संरचनाओं में शामिल हो चुका है। नंबर 5। जमीन के ऊपर आपको सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों की ऐसी दुनिया मौजूद है जहां दीवारें और छतें तक नमक से बनी हैं। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित खेवड़ा नमक की खान, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नमक खानों में से एक। खेवड़ा क्षेत्र में नमक का भंडार प्राचीन प्री कैम्ब्रियन भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जुड़ा है। यहाँ का नमक उस समुद्री वातावरण से संबंधित माना जाता है जो करोड़ों वर्ष पहले इस क्षेत्र में मौजूद था। समय के साथ समुद्र सूखा, नमक की परतें दबती गईं और भूगर्भीय हलचलों ने उन्हें आज की चट्टानी संरचनाओं में बदल दिया। इस खान का इतिहास बहुत पुराना है। स्थानीय परंपरा के अनुसार यहाँ नमक की खोज सिकंदर महान की सेना के घोड़ों से जुड़ी कहानी से की जाती है। कहा जाता है कि सैनिकों के घोड़े आसपास की चट्टानों को चाटने लगे थे और इसी से नमक की मौजूदगी का पता चला। लेकिन यह कहानी ऐतिहासिक परंपरा है, इसे नमक की खोज का निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर व्यवस्थित खनन शुरू हुआ और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी इसका व्यावसायिक उपयोग जारी रहा। आज यहाँ से निकाला जाने वाला गुलाबी नमक, जिसे आमतौर पर हिमालयन पिंक सॉल्ट कहा जाता है, दुनिया भर में जाना जाता है। खान के अंदर केवल खनन ही नहीं होता, यहाँ नमक से बनी मस्जिद, सुरंगें, दीवारें और एक प्रसिद्ध नमक की झील भी देखने को मिलती है। नमक की ईंटों से बने हिस्सों पर जब रोशनी पड़ती है तो पूरी भूमिगत संरचना गुलाबी और नारंगी रंगों में चमकने लगती है। खेवड़ा की एक खास तकनीकी विशेषता है कमरा और स्तंभ विधि। खनन के दौरान नमक के कुछ हिस्से निकाले जाते हैं, लेकिन पर्याप्त नमक के स्तंभ जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि ऊपर की चट्टानों का भार संभाला जा सके। इस तरह खान के भीतर रास्ते और विशाल कक्ष बनते गए, जबकि प्राकृतिक संरचना को पूरी तरह खाली नहीं किया गया। आज खेवड़ा नमक की खान केवल नमक उत्पादन का केंद्र नहीं है, ये पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक इतिहास, खनन तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों की एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो जमीन की सतह से बिल्कुल अलग है। ऊपर से साधारण दिखाई देने वाला पहाड़, उसके नीचे आखिर कितनी बड़ी कहानी छिपाए बैठा है। खेवड़ा इसकी शानदार मिसाल है। नंबर 4। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर फैला एक ऐसा विशाल पठार जहां गर्मियों में हरी घास का समुद्र दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में यही इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित देओसाई नेशनल पार्क इसी असाधारण विरोधाभास के लिए जाना जाता है। देओसाई का नाम स्थानीय बाल्टी भाषा के शब्दों से जुड़ा माना जाता है और इसे अक्सर दिग्गजों की धरती के अर्थ में समझाया जाता है। इसका विशाल खुला भूदृश्य और दूर तक फैले पहाड़ इस नाम को एक रहस्यमय एहसास देते हैं। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये पठार दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ का मौसम बेहद कठोर है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये क्षेत्र लंबे समय तक लगभग पूरी तरह अलग थलग हो जाता है,
जबकि गर्मियों में कुछ ही महीनों के लिए यहाँ घास और जंगली फूलों से भरा विशाल मैदान दिखाई देता है। देओसाई की सबसे खास पहचान है हिमालयी भूरा भालू। ये क्षेत्र इस दुर्लभ प्रजाति के लिए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों में शामिल है। कभी इन भालुओं की संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण उनकी स्थिति में कुछ सुधार दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ हिमालयी आइबेक्स, गोल्डन ईगल और कई अन्य पर्वतीय जीव भी पाए जाते हैं। पठार पर मौजूद शियोसर झील भी इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। साफ मौसम में शांत पानी के ऊपर आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन यह सुंदरता जितनी आकर्षक है, वातावरण उतना ही कठोर है। ऑक्सीजन की कमी, अचानक बदलता मौसम और ऊंचाई यहां आने वाले लोगों के लिए वास्तविक चुनौती बन सकते हैं। 1993 में देओसाई को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों का संरक्षण करना था। देओसाई की असली खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है। ये ऐसा स्थान है जहां कुछ ही महीनों में धरती का रंग और रूप पूरी तरह बदल जाता है। एक मौसम में जीवन से भरा हरा मैदान और दूसरे में बर्फ से ढकी लगभग निर्जन दुनिया। यही परिवर्तन इसे पाकिस्तान के सबसे अद्भुत प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल करता है। नंबर 3, इस्लामाबाद की पहाड़ियों के नीचे से जब कोई इस विशाल मस्जिद को देखता है तो सबसे पहले इसकी 4 ऊंची मीनारें और बीच में तंबू जैसी छत दिखाई देती है। दूर से ये किसी पारंपरिक मस्जिद जैसी नहीं लगती। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। शाह फैसल मस्जिद ने मस्जिद की पारंपरिक वास्तुकला को आधुनिक रूप में बदल दिया। मस्जिद का विचार 1960 के दशक में सामने आया और इसका डिजाइन तुर्की के प्रसिद्ध वास्तुकार वेदात दलोके ने तैयार किया। निर्माण 1976 में शुरू हुआ और लगभग एक दशक बाद 1986 में पूरा हुआ। इसका नाम सऊदी अरब के राजा फैसल बिन अब्दुल अजीज के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। इसकी सबसे अलग विशेषता इसका विशाल तंबू जैसा मुख्य ढांचा है। पारंपरिक मस्जिदों में दिखाई देने वाले बड़े गोल गुंबद की जगह यहाँ 4 विशाल मीनारों के बीच एक कोणीय छत बनाई गई। ये डिजाइन आधुनिक होने के साथ साथ रेगिस्तान में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक अरब तंबुओं से प्रेरित माना जाता है। मस्जिद का मुख्य प्रार्थना कक्ष इतना विशाल है कि इसमें एक साथ हजारों श्रद्धालु नमाज अदा कर सकते हैं। इसके आसपास खुला प्रांगण भी बनाया गया है, जिससे पूरा परिसर दूर से देखने पर एक विशाल ज्यामितीय संरचना जैसा दिखाई देता है। इसकी चारों मीनारें लगभग 90 मीटर ऊंची हैं और मस्जिद को इस्लामाबाद के क्षितिज पर एक अलग पहचान देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह मस्जिद किसी प्राचीन ऐतिहासिक इमारत की नकल नहीं है। इसके वास्तुकार ने आधुनिक संरचना को स्थानीय वातावरण और इस्लामी परंपरा के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसी कारण शाह फैसल मस्जिद को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक इस्लामी वास्तुकला की महत्वपूर्ण मिसाल भी माना जाता है। आज ये पाकिस्तान की राजधानी की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में शामिल है और पाकिस्तान पर्यटन विभाग भी इसे इस्लामाबाद के प्रमुख स्थलों में गिनता है। शाह फैसल मस्जिद की खूबसूरती शायद इसी विरोधाभास में छिपी है। ये पुरानी परंपरा का हिस्सा होते हुए भी देखने में पूरी तरह आधुनिक है। पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में खड़ी ये इमारत बताती है कि वास्तुकला समय के साथ बदल सकती है, लेकिन किसी सभ्यता की पहचान नए रूप में भी जीवित रह सकती है। नंबर 2, एक समय यहाँ पानी नहीं बल्कि एक पूरा गांव और उसके बीच से बहती हुंजा नदी थी। फिर पहाड़ का एक विशाल हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा और कुछ ही समय में नदी का रास्ता बंद हो गया। इसी प्राकृतिक आपदा से बनी आज की अट्टाबाद झील। 4 जनवरी 2010 को हुंजा घाटी के अट्टाबाद गांव के पास एक बड़े भूस्खलन ने नदी को रोक दिया। इस घटना में 20 लोगों की मौत हुई और नदी का बहाव लगभग 5 महीने तक बाधित रहा। पानी धीरे धीरे जमा होता गया और देखते ही देखते पहाड़ों के बीच एक विशाल झील बन गई। आज यही झील अपने चमकदार नीले फिरोजी पानी और चारों ओर खड़े ऊंचे काराकोरम पर्वतों के कारण बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन शांत दिखने वाली इस झील की खूबसूरती के पीछे एक बेहद हिंसक प्राकृतिक घटना छिपी है। वैज्ञानिक अध्ययनों में इस क्षेत्र को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है और यहाँ अतीत में भी बड़े भूस्खलनों द्वारा हुंजा नदी के रुकने के प्रमाण मिलते हैं। इस घटना का असर केवल झील बनने तक सीमित नहीं रहा। भूस्खलन के कारण काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा भी झील के पानी में डूब गया, जिससे आसपास के लोगों और यातायात के लिए बड़ी चुनौती पैदा हुई। बाद में झील के ऊपर और आसपास परिवहन व्यवस्था को फिर से विकसित किया गया। आज अट्टाबाद झील में नौकायन, जेट स्की और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां होती हैं और ये गिलगित बाल्टिस्तान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है।
अट्टाबाद की सबसे विचित्र बात यही है, जिस जगह को आज पर्यटक एक खूबसूरत झील के रूप में देखते हैं, वो वास्तव में 2010 की एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना की निशानी है। प्रकृति ने यहाँ एक ही घटना में भूदृश्य बदला, नदी का रास्ता रोका और एक नई झील को जन्म दे दिया। नंबर 1। कल्पना कीजिए एक ऐसे खुले हरे मैदान की जिसके सामने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल नंगा पर्वत की विशाल दीवार खड़ी हो। नीचे गहरी घाटियां, चारों तरफ देवदार के जंगल और सामने बर्फ से ढका पहाड़। ये दृश्य पाकिस्तान के फेरी मीडोस को किसी काल्पनिक दुनिया जैसा बना देता है। गिलगित बाल्टिस्तान के दियामेर जिले में स्थित फेरी मीडोस समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर है। ये नंगा पर्वत के रायकोट फेस के पास स्थित एक ऊंचा घास का मैदान है और पर्वतारोहियों के लिए नंगा पर्वत की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। इस जगह की खूबसूरती केवल ऊंचाई में नहीं है। गर्मियों में पूरा मैदान हरी घास और जंगली फूलों से ढक जाता है। आसपास के देवदार और शंकुधारी जंगल इसे बाकी ऊंचे पर्वतीय इलाकों से अलग रूप देते हैं। मौसम साफ हो तो सामने नंगा पर्वत की लगभग 8,126 मीटर ऊंची चोटी दिखाई देती है, जिसकी विशालता मैदान से देखने पर और भी प्रभावशाली लगती है। फेरी मीडोस तक पहुंचना भी अपने आप में एक अनुभव है। रायकोट ब्रिज से आगे जाने वाली पहाड़ी सड़क बेहद संकरी और कठिन है। इसके बाद वाहन से एक निश्चित स्थान तक पहुंचकर आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। यही कठिन पहुंच इस इलाके को लंबे समय तक अपेक्षाकृत शांत और प्राकृतिक बनाए रखने में भी मदद करती रही। स्थानीय लोग इसे अलग अलग नामों से जानते रहे हैं, लेकिन फेरी मीडोज नाम पर्यटन के साथ लोकप्रिय हुआ। नाम भले ही किसी परिकथा जैसा हो, लेकिन यहां दिखाई देने वाला दृश्य किसी काल्पनिक कहानी की जरूरत ही नहीं छोड़ता। फिर भी ये जगह सिर्फ सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है। नंगा पर्वत के कारण ये पर्वतारोहण इतिहास का भी हिस्सा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक के इतने करीब खड़ा होकर उसके विशाल आकार को देखना इंसान और प्रकृति के बीच के अंतर को बेहद स्पष्ट कर देता है। शायद फेरी मीडोज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पहुँचने के बाद तस्वीर और वास्तविक दृश्य के बीच का अंतर लगभग खत्म हो जाता है। सामने पहाड़, नीचे घाटी और पैरों के नीचे हरी धरती। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक ऐसा दृश्य तैयार किया हो जिसे देखने के लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं। फिलहाल अब आप बताइए, पाकिस्तान की इन 10 अद्भुत और रहस्यमय जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? हजारों साल पुराना मोहनजोदड़ो, पहाड़ों के बीच बनी अट्टाबाद झील, या फिर नंगा पर्वत के सामने बसा फेरी मीडोज? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही अनोखी जगहों और उनकी असली कहानियों को जानना पसंद है तो रहस्यमय सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।